हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। एमकॉम सेकंड सेमेस्टर पेपर है कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग ये क्वेश्चन पेपर हमारा 19-21 सेशन का है और इसका भी पैटर्न वगैरह सब ऑब्वियसली सेम रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। ट्रू या फॉल्स हम लोग को बताना होता है। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये बोल रहा है इनकम अर्न फ्रॉम इनलीगल बिजनेस इज आल्सो टैक्सेबल। अगर कोई इलीगल बिजनेस हम कर रहे हैं अगर वहां से इनकम हो रहा है तो ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू इसलिए क्योंकि जो हमारा टर्म इनकम है ना ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में हमारा इनकम टर्म डिफाइंड है। और जब हम लोग इस सेक्शन को रीड करेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि इनकम में हमारा इलीगल बिजनेस का इनकम एज वेल एज लीगल बिजनेस का इनकम दोनों इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई हमारा जो इलीगल बिजनेस का इनकम होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो इनकम के डिफिनेशन में कवर हो जाता है। सेकंड अगर हम लोग स्टेटमेंट रीड करें तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है सैलरी एंड पेंशन रिसीव्ड सैलरी एंड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोग सैलरी या पेंशन रिसीव करते हैं तो हमारा वो भी टैक्सेबल होगा अंडर सैलरीज हेड। ये यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये ट्रू है या फॉल्स हम लोग को ये बताना है। तो सैलरी हम लोग किसी से भी रिसीव करें ना ये हमारा हमेशा टैक्सेबल होता है। उसी तरह से पेंशन जो है पेंशन में क्या होता है, पेंशन हमारा दो तरह का होता है। एक जो हम लोग मंथली पेंशन रिसीव करते हैं और दूसरा जो हमारा कम्यूटेड पेंशन होता है, मतलब जो लमसम में रिसीव कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पेंशन लिखा हुआ है ना इसका मतलब हम लोग मंथली पेंशन समझते हैं। ठीक है, पेंशन जब लिखा हुआ तो हम लोग मंथली पेंशन समझते हैं। और यहाँ पे सैलरी और मंथली पेंशन हम किसी से भी रिसीव कर रहे हो वो हमेशा टैक्सेबल होगा। ठीक है, सैलरी भी टैक्सेबल होगा फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव करें या अपने इंडियन गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से। टैक्सेबल तो ऑब्वियसली होता ही है। पेंशन का भी वही केस है। पेंशन कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे मंथली पेंशन, और मंथली पेंशन किसी से भी रिसीव कर रहे हो वो हर एक केस में टैक्सेबल होता है। यहाँ पे हम लोग नोट में लिख सकते हैं कि पेंशन कहने का मतलब हम लोग मंथली पेंशन समझ रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है मैक्सिमम लिमिट जो है डिडक्शन का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन का किस चीज के लिए, अगर कोई लोन हम लोग लिए थे रिपेयर पर्पस के लिए, रिपेयरिंग पर्पस के लिए, और हाउस जो हमारा था सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस था। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो हमारा होता है एसओपी, यहाँ पे दो जो हमारा इंटरेस्ट का लिमिट होता है ना ये होता है 30,000 या तो 2 लाख। ठीक है, जनरली हम लोग को 30,000 का डिडक्शन मिलता है। अगर स्पेशल केस रहा तब हम लोग को 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। जब स्पेशल केस को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो लोन होना चाहिए ना, स्पेशल केस कहने का मतलब हो गया कुछ कंडीशन होता है जो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। अदरवाइज जनरली 30,000 का ही डिडक्शन मिलता है। जब स्पेशल केस के लिए जो कंडीशन है उसको हम लोग रीड करेंगे तो पता चलेगा कि लोन हमारा केवल कंस्ट्रक्शन के लिए या खरीदने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो लोन है ना ये रिपेयर के लिए है, तो रिपेयर वाला लोन हमारा स्पेशल वाले कैटेगरी में आता ही नहीं, ये नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। और नॉर्मल कैटेगरी में हमेशा 30,000 का ही डिडक्शन मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे अगर हम लोग देखें चैरिटी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर इज नॉट अ बिजनेस इनकम, ये जो स्टेटमेंट है ना इसका एग्जैक्टली क्या आंसर होगा ये हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए चैरिटी रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर इज नॉट बिजनेस इनकम, ये फॉल्स होना चाहिए। ये ऑब्वियसली चैरिटी अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से तो ये टैक्सेबल होना चाहिए। ऐसा हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि सेक्शन 28 में हमारा बिजनेस इनकम का डिफिनेशन दिया हुआ है। वहाँ पे बताया गया कि किस किस टाइप के इनकम को हम लोग बिजनेस इनकम मानते हैं। तो वहाँ अगर हम लोग रीड करेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कस्टमर से हम लोग कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एवरीथिंग इज बिजनेस इनकम। ठीक है, बट कहीं एग्जैक्टली चैरिटी इनकम ऐसा मिला नहीं, इसलिए हमको ये लग रहा है ये टैक्सेबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बट ये हम एग्जैक्टली मतलब पूरा 100% श्योर नहीं, बट मेरा जहाँ तक समझ है दिस शुड बी टैक्सेबल इनकम। अगर हम लोग स्टेटमेंट ई को रीड करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन
इनकम इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल, इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, आज के डेट में ये टैक्सेबल होता है। एक्सपेंस जो हमारा हुआ किस चीज के लिए, लॉटरी टिकट को परचेज करने के लिए, ये लॉटरी इनकम से डिडक्शन मिल जाएगा, इसका एक्सपेंस उसके एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ऑब्वियसली लॉटरी इनकम का क्या प्रोविजन है कि लॉटरी इनकम जो हमारा होता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और लॉटरी इनकम में हम लोग कोई भी एक्सपेंस को डिडक्ट नहीं कर सकते, इवन दो वो जो हमारा एक्सपेंस है प्योरली उस लॉटरी इनकम से रिलेटेड है, उसी लॉटरी इनकम के लिए खर्च हुआ है, तो भी हम लोग उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अगर हम कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा है, लोन हम लोग किस लिए लिए थे, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड के लिए, तो इसका डिडक्शन फादर ले सकता है सेक्शन 80 ई के लिए। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग इस तरह से समझें कि जो एसएससी है वो एक लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए और उस पर अगर इंटरेस्ट वो पेड कर रहा है तो क्या उसका डिडक्शन वो ले सकता है। तो सेक्शन 80 ई जो है ना ये बताता है बेसिकली कि अगर कोई इंटरेस्ट पेड कर रहा है, कोई एसएससी इंटरेस्ट पेड कर रहा है, इंटरेस्ट किस चीज के लिए, लोन के लिए, जो लोन वो किस लिए लिया था, हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट अगर पेड कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन 80 में मिल जाता है। उसके बाद ये सेक्शन ये बोलता है कि ये जो लोन है ना एसएससी अपने लिए ले सकता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ के लिए, उसके बाद अपने स्पाउस के लिए ले सकता है, मतलब वाइफ या हस्बैंड के लिए, और इसके अलावा अपने चाइल्ड के लिए भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो कंडीशन है 80 में वो ये बताता है कि अगर लोन हम अपने चाइल्ड के लिए भी ले रहे हैं तो भी उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, कितने टाइप का प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें एक एसएससी जिसमें एक सैलरीड एम्प्लॉयड उसका मेंबर हो सकता है। ये सारा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसमें ये सारा क्वेश्चन कवर किया हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, श्री मोहन हैज द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द FI 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए उसका कुछ इनकम है। उसके बाद हम लोग को बोला गया है उसका इनकम बताओ श्री मोहन का, कंप्यूट द इनकम ऑफ श्री मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। आज के डेट में ये क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ रहेगा 22-23, 22-23। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है तो उसका क्या हमारा श्री मोहन का इनकम होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में ही बोला है। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंट जो है ये दो टाइप का हो सकता है, हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना देंगे इसका टेबल, जिस तरह से कुछ इस टाइप का हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे, जो हम लोग बुक में भी देखते हैं, बुक में भी ये क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व किया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन चीज़ है, जो हमारा अच्छा तरीका होता है बनाने का, ये होता है कि हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ते जाना है जो इनकम का डिटेल दिया हुआ है, और ये समझना है कि वो इंडियन इनकम है या नहीं है। अगर इंडियन इनकम रहा तो तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो केवल रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होता है। इंडियन इनकम क्या होगा, जो हमारा इनकम इंडिया में हम लोग रिसीव किए हों या अर्न किए हो, दो में से कोई भी एक चीज हो गया इंडिया में तो हमारा इंडियन इनकम हो जाता है। अर्न करना मतलब हो गया जनरेट कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो सबसे पहला इनकम का डिटेल दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, उससे हमारा 40,000 का इनकम हुआ। किसका इनकम है, एक प्रॉपर्टी से हुआ जो हमारा लंदन में सिचुएटेड है। तो ये जो इनकम है ना, ये जिस इनकम का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा अर्न तो फॉरेन में हुआ, इंडिया में तो अर्न हुआ नहीं। सबसे इंडिया में अर्न नहीं हुआ ना, तो इंडिया में रिसीव हुआ है। ये हम लोग कैसे मान लिए रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे जहाँ पे अर्न हुआ वहीं पे ये रिसीव हुआ होगा। तो ना तो ये इंडिया में रिसीव हुआ ना तो अर्न हुआ, तो जब इंडिया में रिसीव और अर्न कुछ भी नहीं हुआ तो ये हमारा फॉरेन इनकम हो गया। और फॉरेन इनकम जो हमारा होता है ये केवल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होता है, ये दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी हम कहाँ पे रिसीव कर लिए, इंडिया में, इंडिया में अगर रिसीव कर लिए तो हमारा ये इंडियन इनकम हो गया, इंडिया में रिसीव कर लें या अर्न कर लें, दोनों में से कुछ भी तो इंडियन इनकम। और जब इंडियन इनकम हो गया तो ये सभी के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों केस में।
एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, लंदन के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ। जब लंदन के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तो ये तो अर्न हुआ आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी हम लोग मानेंगे आउटसाइड इंडिया है, तो ये हमारा फॉरेन इनकम हो गया। और जब फॉरेन इनकम हो गया तो केवल यहाँ पे टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन इनकम हमारा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो फॉरेन इनकम रेसिडेंट एंड जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है यहाँ पर भी टैक्सेबल हो जाता है। नॉन रेसिडेंट में वहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। चौथा यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट हमारा कानपुर बिजनेस का है। कानपुर बिजनेस का मतलब ये इंडियन इनकम, क्यों? क्योंकि अर्न तो इंडिया में ही हुआ ना, इंडिया में अर्न हुआ, इंडिया में रिसीव हुआ। जब इंडियन इनकम है तो ये तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा जो इनकम का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वो ये बोल रहा है एग्रीकल्चर इनकम हमारा है इंडिया में 10,000 कम। तो एग्रीकल्चर इनकम जो होता है ये हमारा यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होता है किसी भी केस में। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा जो चारों इनकम है ये टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा ये डिपेंड करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,98,000, ये आ जाएगा 258, और यहाँ पे आ जाएगा 1,38,000। कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ये स्टेटमेंट बना देना है। ये हमारा निकल गया टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे लिख देंगे या टोटल इनकम, क्योंकि कोई डिडक्शन वैसा है नहीं, तो यही हमारा हो गया टोटल इनकम। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है टैक्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर एवरी एसएससी। टैक्स मैनेजमेंट जो होता है हर एक एसएससी के लिए इसेंशियल है। इसेंशियल इसलिए, ठीक है, इसेंशियल कहने का मतलब हो गया जो हम लोग को हमेशा करना पड़ेगा। टैक्स मैनेजमेंट बेसिकली किस चीज का बात करता है? टैक्स के कंप्लायंस से रिलेटेड, टैक्स कंप्लायंस के बारे में बात करता है। टैक्स मैनेजमेंट कहने का मतलब हो गया टाइमली हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टाइमली टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, टीसीएस काट रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा मतलब जो हमारे एक्ट में कंप्लायंस है हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली सबको करना पड़ेगा, ये हर हर एक के लिए इसेंशियल है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो टैक्स मैनेजमेंट जो हमारा हो गया ये इसेंशियल हो गया हर एक एसएससी के लिए। लेकिन टैक्स प्लानिंग जो होता है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि टैक्स प्लानिंग कहने का मतलब होता है कि जो हमारा एक्ट में डिडक्शन के बारे में बोला गया हम लोग उसको अवेल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा टैक्स मैनेजमेंट है ये इसेंशियल हो जाता है, और टैक्स प्लानिंग जो है ये ऑप्शनल है। एसएससी चाहे तो हर एक बेनिफिट का फायदा ले, अदरवाइज वो छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है वो है व्हाट इज मेट। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को बोलते हैं मेट, ठीक है। मेट जो होता है ये कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। मेट में क्या प्रोविजन होता है? हम लोग एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, एक मेट के बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं, दोनों में से जो ज्यादा होता है वो टैक्स हम लोग को देना होता है। इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट, ठीक है, कम से कम इतना टैक्स तो देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा रेंट फ्री हाउस होता है इसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग को बताना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 8 नंबर में पूछ रहा है टैक्स प्लानिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। 9 नंबर में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है ये बताना है। एक्सप्लेन द इनकम टैक्स प्रोविजन रिलेटिंग टू इट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, क्या इसका प्रोविजन है, ये सब बताना है। हम लोग क्या पेनल्टीज का मतलब समझते हैं, वाई आर पेनल्टीज इम्पोज अपॉन एसएसएज, एसएसएज पे हम लोग पेनल्टी क्यों इम्पोज किया जाता है, ये सब चीज बताना है। जो 7 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझने का कोशिश करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल क्या होगा एसएससी का, वो हम लोग को बताना है। उस एसएससी का फॉरेन इनकम है 5 लाख का और इंडियन इनकम है 10 लाख का। उसके बाद जो फॉरेन इनकम है उस पर कुछ टीडीएस भी उसका डिडक्ट हुआ है, कितना, 75,000 का। और इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि इसका तुम कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा। टैक्स पेबल कहने का मतलब इंडिया में कितना टैक्स पेड करना होगा, ये चीज हम लोग को बताना है। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं DTAA, डायरेक्ट डबल टैक्सेशन, सॉरी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्री अपने बीच में कर एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर कोई इनकम हमारे यहाँ टैक्सेबल हो गया तो तुम उस पर टैक्स नहीं लेना। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है दो कंट्री के बीच में। जैसे हम मान लेते हैं कि इंडिया और यूएसए आपस में एग्रीमेंट किया है कि यूएसए वाला जो गवर्नमेंट है ये बोलता है कि जिस इनकम पे हम टैक्स ले लेंगे उस पे तुम मत लेना, अगर तुम्हारे यहाँ का कोई पर्सन हमारे यहाँ आके कुछ इनकम अर्न करता है। सेम इंडिया वाला गवर्नमेंट भी ये रूल यूएसए वाले रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर देता है कि अगर कोई यूएसए का रेसिडेंट या वहाँ का जो सिटीजन है इंडिया आके इनकम अर्न किया, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले लिया, तो यूएसए गवर्नमेंट फिर उस पर नहीं लेगा। तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं DTA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसका नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, इस एसएससीज का नॉर्मल टैक्स निकालेंगे कि इसका नॉर्मल केस में कितना टैक्स बनेगा। नॉर्मल टैक्स कहने का मतलब हो गया फॉरेन इनकम इंडियन इनकम को ऐड करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं उसका कितना टैक्स बनता है, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद इसको कुछ रिबेट मिलता है, रिलीफ मिलता है सेक्शन 91 में, वो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग दे लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कुछ इस टाइप का हम लोग एक फॉर्मेट यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को लिखती हैं, दोनों का टोटल कितना हो गया 15 लाख, ये उसका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अगर इसमें से कुछ डिडक्शन लाइक इनकम उसका होता तो उसको यहाँ पे लेस कर देते हैं, फिर हमारा बच जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पे वैसा कुछ डिडक्शन इसका है नहीं, तो ये टोटल इनकम इसका कितना हो गया 15 लाख रुपया। अब 15 लाख का जो टोटल इनकम हुआ, सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल इसका टैक्स निकाल लेना है, नॉर्मल इसका टैक्स कितना बनेगा। अभी टोटल इनकम इसका निकालें 10 लाख और 5 लाख 15 लाख का 75,000 तो उसका टैक्स टीडीएस कटा हुआ है, टैक्स कटा हुआ है, उसको अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 15 लाख हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टैक्स ऑन एबव इनकम, एबव टोटल इनकम, जो हमारा ऊपर का टोटल इनकम है उस पर कितना टैक्स होगा। जो हमारा ऑन फर्स्ट 2,50,000 जो हमारा शुरू का 2.5 लाख का इनकम है, इस पे हमारा टैक्स 0 हो गया। ऑन नेक्स्ट जो हमारा अगला नेक्स्ट हमारा 2.5 लाख होगा, ठीक है, शुरू का जो 2.5 लाख होता है इस पे तो 0 टैक्स हो जाएगा। फिर जो अगला 2.5 लाख बचा, मतलब 2.5 लाख से 2,50,000 1 रुपये से लेके 5 लाख तक का, इस पे 5% का टैक्स रेट लगता है, मतलब ये हमारा आ जाएगा 12,500 रुपये का, 5 लाख तक का इनकम खत्म। फिर कितना बचा, जो हमारा नेक्स्ट 5 लाख है, जो नेक्स्ट 5 लाख है इस पे हमारा 20% का भी टैक्स रेट लगता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया था कि हमारा एसएससी जो है ये इंडिविजुअल है। यहाँ पे हम लोग ये सपोज कर ले लेंगे, ये हम लोग नीचे एजम्पशन में राइट कर देंगे कि यहाँ पे एसएससी किस टाइप का है, वो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअल मान के सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट 5 लाख का बचा इनकम, उस पर 20% मतलब 1 लाख। फिर जो हमारा बैलेंस इनकम बचा, शुरू का 2.5 लाख पे 0% टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख का टैक्स खत्म, 5 लाख का इनकम खत्म। फिर जो 5 लाख बचा उस पर 20%, तो अभी 10 लाख का इनकम खत्म। अब टोटल इनकम उसका कितना है 15 लाख। तो जो हमारा बैलेंस बचता है ऑन बैलेंस, मतलब 10 लाख के बाद जो भी बैलेंस बच जाता है उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। तो जो 10 लाख तो खत्म हो गया, 5 लाख जो बचा उस पर 30%, मतलब 1.5 लाख रुपये। टोटल ये हमारा हो जाएगा 2,62,500 रुपये का ये हमारा टैक्स अभी बन रहा है। उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा टैक्स का जो इनकम आया, सॉरी टैक्स का जो अमाउंट आया, इसके ऊपर हम लोग को HES देना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हमारा हो जाएगा @4%, जो टैक्स का अमाउंट आया उसका 4%। तो 2,62,500 का अगर 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,500 रुपया, और टोटल इस तरह से हमारा हो जाएगा 2,73,000 का टैक्स उस एसएससीज को देना पड़ेगा, उस पर्सन को देना पड़ेगा। जो 15 लाख का इनकम हुआ उसके ऊपर उसका 2,73,000 का टैक्स बन रहा है।
तो ऐसे अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो उसका 2,73,000 का टैक्स बन रहा है, जो उसका 15 लाख का इनकम हुआ। बट यहाँ पे जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 91, जहाँ पर इस टाइप के केस में कुछ हम लोग को डिडक्शन मिल जाता है। इस टाइप का केस कहने का मतलब हुआ, अगर फॉरेन इनकम पे हम कुछ टैक्स दे के आए हैं तो उसका यहाँ पे हम लोग को रिलीफ मिलता है। हम यहाँ पे जो हम लोग को डिडक्शन मिलता है, रिलीफ, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 में कुछ हम लोग को यहाँ पे रिलीफ मिलता है, जिसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ये हमारा बन जाएगा टैक्स पेबल। अब रिलीफ कितना मिलेगा सेक्शन 91 में, इसके लिए हम लोग को कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज इंडियन टैक्स रेट। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इंडियन एवरेज इंडियन टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब इंडिया में टैक्स का एवरेज रेट क्या था इस एसएससी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये कैसे निकालेंगे? इसका टैक्स कितना बन रहा है? 2,73,000 का। कितने इनकम पे? 15 लाख पे। 15 लाख का इनकम पे उसका 2,73,000 का टैक्स बन रहा है। मतलब इस तरह से निकलेगा 2,73,000 का टैक्स बन रहा है 15 लाख पे, ठीक है। तो एवरेज जो हो गया ये हो गया 18.2% आएगा, ठीक है। मतलब उसका एवरेज जो हमारा इंडिया में टैक्स रेट है, इंडियन इनकम पे एवरेज टैक्स रेट कितना आ रहा है? 18.2%। दूसरा एक टैक्स रेट यहाँ पे और निकालेंगे, एवरेज टैक्स रेट कौन सा? फॉरेन का। फॉरेन का कैसे निकलेगा? यहाँ पे देख, यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा। फॉरेन इनकम हमारा कितना था? 5 लाख का। टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था फॉरेन इनकम पे? 75,000 का। 75,000 का जो टैक्स लगा था, कटा हुआ था, वो किस इनकम पे लगा होगा? ऑब्वियसली फॉरेन इनकम पे, इंडियन इनकम पे तो लगा ही नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा फॉरेन इनकम हुआ, फॉरेन कंट्री में टैक्स कटा हो, किस पे कटा होगा? फॉरेन इनकम पे। तो फॉरेन जो हमारा टैक्स रेट है वो क्या एवरेज फॉरेन टैक्स रेट है, ये हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। एवरेज फॉरेन टैक्स रेट ये कैसे निकलेगा? 75,000 का हम लोग वहां पे टैक्स पेड किए, कितने पे? 5 लाख के इनकम पे। तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे देन दिस विल कम 15%, ठीक है। मतलब फॉरेन में हमारा एवरेज टैक्स रेट कितना था? 15%। और इंडिया में कितना एवरेज टैक्स रेट था? 18.2%। अब दोनों में से जो कम था, दोनों में से जो कम था उतना परसेंट का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। दोनों में से कम कौन सा है? 15%। 15% का डिडक्शन मिलेगा किस अमाउंट पे? जो डबल टैक्सेशन जिस पे लग रहा है, मतलब जिस पे 2 बार टैक्स लग रहा है। तो डबल टैक्सेशन जो है ना, ये फॉरेन इनकम पे लग रहा है। फॉरेन में भी टैक्स दिए और इंडिया में भी दिए, ठीक है। इंडियन इनकम में तो केवल इंडिया पे टैक्स लग रहा है। तो जो हमारा फॉरेन इनकम होता है, शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं, फॉरेन इनकम का यहाँ पे 15% हम लोग निकालेंगे। 15% क्यों? दोनों में से जो लोअर था, ठीक है। तो फॉरन 5 लाख का अगर 15% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 75,000। और ये जो हमारा लेस करके बचेगा ये हो जाएगा 1,98,000, ठीक है। तो ये उसका उस एसएससी का फाइनल टैक्स पेबल का अमाउंट बनेगा। कैसे हम लोग निकालें? यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल उसका इनकम निकाल लेना है। नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स कितना बना? 2,73,000 का। अब 2,73,000 जो हमारा नॉर्मल टैक्स बना, इस पे उसको कुछ रिलीफ मिलता है। रिलीफ के लिए क्या करना है? दो हम लोग को रेट निकालना है, एक इंडियन टैक्स रेट और दूसरा फॉरेन टैक्स रेट। इंडियन टैक्स रेट कैसे निकलेगा? इंडियन टैक्स डिवाइडेड बाय इंडियन इनकम, उसका एवरेज टैक्स रेट। अभी यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है, ये इनकम हम लोग लेंगे टोटल इनकम, ना कि ग्रोस टोटल इनकम। टोटल इनकम लेंगे, ठीक है। जो हमारा डिडक्शन, क्योंकि जो 2,73,000 का टैक्स लग रहा है ना, ये इस अमाउंट पे लग रहा है, ये अमाउंट पे, इस अमाउंट पे नहीं लग रहा है, ठीक है। बीच में अगर कुछ डिडक्शन रहता तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो 2,73,000 डिवाइडेड बाई इंडियन इनकम, तो इंडियन टैक्स रेट, उसी तरह से फॉरेन टैक्स रेट निकाल लें। अब दोनों में से जो कम परसेंटेज था उस रेट से डिडक्शन मिलेगा फॉरेन इनकम पे। और फाइनली जो हमारा डिफरेंस आएगा उतना का रिलीफ लेस करने के बाद वो हमारा टैक्स पेबल बन जाएगा। और ये अमाउंट एसएससी को पेड कर देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ये अगर हमारा फॉरेन इनकम वाला छोटा क्वेश्चन रहता है बट थोड़ा मैथमेटिकल है और सही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा है। तो ये था आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन में ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और दूसरा जो जनरली पूछता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।